नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज 2015 का आखिरी दिन है। उस नाते सोचने वाली बात है कि आज के दिन हम लोगों का क्या मूड है। संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की अकल्पनीय यात्रा कर ध्यान बदला, मुद्दा बदला। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की अभूतपूर्व यात्रा हुई थी, तो दिसंबर में प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान जाने की अनहोनी हुई। एक मायने में प्रधानमंत्री ने देश के विमर्श में विदेश नीति और कूटनीति को आगे किया। सवाल है, आम आदमी पर इसका क्या असर हुआ। भारत राष्ट्र राज्य में शोर और बहस के दो लेवल है। एक लेवल में दिल्ली और महानगर का सार्वजनिक विमर्श है। दिल्ली में जो हल्ला होता है वह अखिल भारतीय हो, इसकी गारंटी नहीं है। हालांकि 2014 में उत्तर भारत तो कम से कम एक मूड में था। वैसा ही मूड क्या आज भी है? जो दिल्ली में सोचा जा रहा है, क्या वही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शहरों कस्बों में भी है? आम जनता के बीच मुद्दे हावी है या चेहरे? 2015 में अपनी तय नरेंद्र मोदी ने अपने पर फोकस बनाए रखने की हर संभव कोशिश की। पाकिस्तान यात्रा साल के आखिर में उनका छक्का था, पर इससे क्या भ्रष्टाचार, आर्थिक परेशानियों, विवादों से जनता का ध्यान बटा? मोदी सरकार के विरोधियों ने जो हल्ला किया हुआ है या जो मुद्दे उठे हुए हैं, उसकी लोग ज्यादा चिंता कर रहे हैं या लोग अपनी स्थानीय चिंताओं, सरोकारों में खोए हुए हैं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अचानक हुए पाकिस्तान दौरे के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया में जितनी बातें आई हैं, पाकिस्तान ने उन सब को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की माने तो वजीर आजम मोदी का दौरा अचानक नहीं हुआ था और नवाज शरीफ ने उनको न्योता नहीं दिया था, बल्कि खुद मोदी वहां जाना चाहते थे। वजारत खारजा के जराये के हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया में खबर आई थी कि वजीर आजम मोदी का दौरा अचानक हुआ था। उन्होंने 25 दिसंबर को नवाज शरीफ से फोन पर बात की और उसके बाद जाने का मंसूबा बना। लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के खारजी और स्ट्रेटेजिक मामलों के मुशीर सरताज अजीज ने कहा कि मोदी का दौरा आलमी बिरादरी के दबाव में हुआ है, यानी अचानक नहीं हुआ है। उन्होंने ये बात मोदी के दौरे पर जवाब देने के लिए बुलाए गए सीनेट के खुसूसी इजलास में कही है। इसी तरह सरताज अजीज ने यह भी कहा है कि मोदी ने फोन पर शरीफ से कहा कि वो मिलकर उनको बर्थडे की मुबारकबाद देना चाहते हैं। इसके बाद शरीफ ने कहा कि वो लाहौर में हैं, इसलिए मोदी लाहौर आ जाएं। इसके बरक्स हिंदुस्तानी मीडिया में नश्र किया गया कि मोदी ने मुबारकबाद देने के लिए फोन किया तो शरीफ ने कहा कि आप हमारे मुल्क के ऊपर से गुजरेंगे तो आ क्यों नहीं जाते हैं। इस पर मोदी पाकिस्तान जाने को राजी हुए। ऐसे ही अजीज ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि सार्क ममालिक के इजलास में काठमांडू में मोदी और शरीफ की मुलाकात हुई थी। अंग्रेजी की एक टेलीविजन सहाफी के हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया में खबर आई थी कि काठमांडू में दोनों रहनुमाओं की तकरीबन 1 घंटे मुलाकात हुई थी। इस साल होने वाले 5 सूबों के असेंबली इंतखाबात में नया सियासी तनासुब बनता नजर आ रहा है। इन 5 सूबों में गुज़िश्ता इंतखाबात तक बीजेपी कोई ताकत नहीं थी, लेकिन इस बार सभी सूबों में वो एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरी है और सूबों में पहले से मजबूत रही जमातें बीजेपी को लेकर कयासाराइयां लगा रही हैं। बीजेपी रहनुमाओं को असम में अच्छे नताइज की उम्मीद है और वो वहाँ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ मुफाहमत करना चाहते हैं। बीपीएफ ने गुज़िश्ता इंतखाब कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। वो असेंबली में 11 रुकनों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। दूसरी जानिब कांग्रेस में यूडीएफ और अगप के साथ मुफाहमत की बात चल रही है। अगर कांग्रेस ने बदुद्दीन अजमल की पार्टी यूडीएफ की बजाय सिर्फ अगप से मुफाहमत की तो मुकाबला तिकोना बनेगा। तमिलनाडु में भी तिकोनी लड़ाई के इम्कानात हैं। इसमें एक अन्ना डीएमके होगी और दूसरा डीएमके और कांग्रेस हो सकती है। वहीं तीसरी ताकत बीजेपी और डीएमडीके हो सकती है। एमडीएमके, पीएमके, वीसीके और बायां महाज जमातें इनमें से किसी न किसी के साथ रहेंगी। ऐसे ही केरल में बीजेपी ने एसएनडीपी के साथ मुफाहमत करके एलडीएफ बनाम यूडीएफ की लड़ाई को तिकोना बना दिया है। सबसे ज्यादा सस्पेंस मगरबी बंगाल को लेकर है। वहां कांग्रेस और बायां महाज दोनों पसोपेश में हैं। केरल की वजह से उनकी मुफाहमत नहीं हो पा रही है, लेकिन ये तय है कि बंगाल में बीजेपी तनहा लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस बनाम बायां महाज बनाम कांग्रेस की लड़ाई को वो 4 ताकतों की लड़ाई बना पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।
बिहार इंतखाबात के बाद से कांग्रेस के लिए मुख्तलिफ सूबों से मुसलसल अच्छी खबरें आ रही हैं। वो मध्य प्रदेश में झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाब जीत गई, तो झारखंड में भी लोहरदगा असेंबली सीट के जिमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। अब जुनूबी और मगरबी हिंदुस्तान के 3 सूबों में हुए कानून साज काउंसिल के इजलास में भी कांग्रेस ने काफी बेहतर मुजाहरा किया है। कर्नाटक में कांग्रेस का मुजाहरा सबको हैरान करने वाला रहा। 25 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में कांग्रेस ने 15 सीटों का हदफ रखा था, लेकिन उन्हें 10 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन कांग्रेस 13 सीटों पर जीती है और बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। बताया जा रहा है कि वजीर आला सिद्धरमैया पर राहुल गांधी के दिखाए गए यकीन से कांग्रेस का मुजाहरा सुधरा है। हमसाया सूबे तेलंगाना में भी 6 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है, बाकी 4 सीटें टीआरएस के खाते में गई हैं। वारंगल सीट के जिमनी इंतखाबात के बाद ये दूसरा मौका है जब कांग्रेस ने बीजेपी और टीडीपी को पीछे छोड़कर अहम हिज़्ब इख्तिलाफ जमात की हैसियत हासिल की है। वो कानून साज काउंसिल में अहम हिज़्ब इख्तिलाफ जमात बनी रहेगी। महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना के इत्तेहाद के बावजूद कांग्रेस 2 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। 7 में से 3 सीटें कांग्रेस और एनसीपी ने जीती और बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद को 4 सीटें मिली। इन नताइज के बाद भी एनसीपी कानून साज काउंसिल में सबसे बड़ी पार्टी बनी रहेगी। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में कामकाज ठप करने को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने 60 साल तक भारत पर इख्तदार किया, उन्हें इसके कामकाज को मुतासिर करने का कोई हक हासिल नहीं है। वजीर आजम ने कांग्रेस के लिए जान से नए साल में पार्लियामेंट को काम करने देने और मुल्क की तरक्की में रुकावट पैदा नहीं करने का अज़्म लेने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है वो हुकूमत को कामकाज करने नहीं दे रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने आज दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखा और इस मौके पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि तरक्की का रथ यूं ही तेजी से बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि सड़क से जुड़ना मतलब तरक्की से जुड़ना है। ये साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की दी गई रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी ने कहा कि हाईवे से जुड़कर गांव की तरक्की होती है, ये रास्ता नहीं है, तरक्की की शाहराह है। इससे उत्तराखंड की तरक्की होगी। इस मौके पर उनके साथ मरकजी वजीर नितिन गडकरी और महेश शर्मा भी मौजूद थे। दिल्ली में बरसरे इक़्तिदार जमात आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 2 अफसरान की मुअत्तली की मुखालफत में 200 अफसरान का इज्तिमाई तौर से तातील पर जाना मरकजी हुकूमत की साजिश है। आप लीडर और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत कल से माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए लागू किए जा रहे ऑड इवन फार्मूले वाली गाड़ियों के तजर्बे को नाकाम करना चाहता है, इसलिए साजिश के तहत अफसरान की छुट्टियां करवाई गई हैं। आपने बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो अफसरान को उकसा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विस यानी दानिश्क के 2 अफसरान को मुअत्तल करने की मुखालफत में करीब 200 अफसरान आज छुट्टी पर रहे। दिल्ली और अंडमान निकोबार सर्विसेज के 2 अफसरान की मुअत्तली को मरकजी हुकूमत ने गैर कानूनी बताया है। हुकूमत दिल्ली ने स्पेशल सेक्रेटरी सतह के 2 अफसरान यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्र को मुअत्तल किया है, लेकिन मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि इन दोनों अफसरान की मुअत्तली गलत है। वजारत दाखिला का कहना है कि इसके लिए वजीर आजम की मंजूरी की जरूरत है। इन दोनों अफसरान की सर्विसेज के करीब 200 अफसरान ने इनकी मुअत्तली मनसूख किए जाने का मुतालबा करते हुए आज इज्तिमाई छुट्टी की। अफसरान का कहना है कि हुकूमत दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन इन दोनों अफसरान पर एक कैबिनेट नोट पर दस्तखत के लिए दबाव डाल रहे थे और दस्तखत नहीं करने पर उनको मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अफसरान का छुट्टी पर जाना मरकजी हुकूमत की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अजय भट्ट को आज उत्तराखंड का नया सदर चुन लिया गया है। मुशाहिद के तौर पर मध्य प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट राकेश सिंह की मौजूदगी में भट्ट को बिला मुकाबला सदर चुना गया। राकेश सिंह ने बताया कि भट्ट के हक में 3 सेट कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। मुशाहिद ने बताया कि उत्तराखंड से बीजेपी की कौमी काउंसिल के लिए 5 अरकान के नाम की मंजूरी भी दे दी गई है। रियासत के 5 बड़े रहनुमा अजय टमटा, महारानी
अंबानी, माला राज, लक्ष्मी शाह, बलराज पासी, मनोहर कांत ध्यानी और मोहनलाल बोंगठियाल कौमी काउंसिल में उत्तराखंड की नुमाइंदगी करेंगे। नए साल से कबल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की आवाम से कहा है कि वो नया आगाज करे और पुरअमन व भाईचारे वाला समाज बनाने के लिए रहमदिली और रवादारी के जज्बे को आम करें। नए साल की आमद के मौके पर सदर जमहूरिया ने लोगों को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि ये लोगों के लिए नया आगाज करने और निजी व इज्तमाई तरक्की के लिए नए अज़्म को पैदा करने का मौका होगा। उन्होंने कहा कि हम अपने अंदर मोहब्बत, रहमदिली, रवादारी का जज्बा पैदा करने के साथ ही एक मिला जुला समाज बनाने के लिए काम करें जहां अमन और भाईचारा हो। गौरतलब है कि सदर जमहूरिया पहले भी कई बार बढ़ती अदम रवादारी का मसला उठा चुके हैं। सदर जमहूरिया ने लोगों से ये भी कहा है कि वो मुल्क को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने और माहौलियात को आलूदगी से पाक करने का अज़्म ले। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। भारत में 2015 में आम जनता पुराने सरोकारों में लौटी है, मतलब स्थानीय गांव, शहर और प्रदेश की सरकार वे मुद्दों में वह भटक रही है। मतलब 2015 में जनता का नजरिया बदला। 2014 में एक अखिल भारतीय हवा थी, वैसी स्थिति 2015 में नहीं रही। इसके कई मतलब है, इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। साल का आखिरी दिन पूरे एक साल का हिसाब किताब करने वाला है। उसी से ये सवाल निकला है कि इन 365 दिनों में मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तई लोगों का मूड कितना बदला है। हिज़्ब इख्तिलाफ को लेकर खासकर कांग्रेस और सोनिया व राहुल गांधी के तई लोगों की सोच कितनी बदली है। और सबसे अहम ये है कि क्या लोग 2014 में तारीखी सियासी तब्दीली करने के बाद भी उसी तरह से बेदार हैं या फिर अपनी अपनी खोल में दुबक गए हैं और ये सोच अपना ली है कौन नृप हो हमें कहानी। दरअसल ये पूरा साल लोगों ने अच्छे दिन के इंतजार में बिताया। मोदी ने आम इंतखाबात की तशहीर में जो वादे किए थे उन्हें पूरे होने के इंतजार में लोगों ने साल काटा है और इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि उनके लिए ये दिल बर्दाश्ता का साल रहा। गरानी कम नहीं हुई, रोजगार के मौके तकरीबन बंद हो गए। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की उम्र की हद को कब का पार कर गई। गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आई और कांग्रेस पर पाकिस्तानी बिरयानी खाने खिलाने के इल्जाम आयद करने वाले वजीर आजम खुद पाकिस्तान का दौरा कराए। इसलिए ये एक सतह पर लोगों को कंफ्यूजन करने वाला साल भी रहा। इक्तदार में आने के बाद पार्टियां अपने इंतखाबी वादे को इसलिए भूलती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अवाम को इसकी परवाह नहीं है। वो मानते हैं कि अवाम की याददाश्त काफी कमजोर होती है और वो चीजों को भूल जाती है। ज्यादातर पार्टियां मानती हैं कि लोगों को वादे याद नहीं रहते हैं और इंतखाबात के वक्त उन्हें नए वादे करके लुभाया जा सकता है। मुमकिन है इसी सोच में मरकजी हुकूमत काम कर रही है। गरानी से लेकर ब्लैक मनी और रोजगार जैसे किसी मसले पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इसके बरक्स वजीर आजम ने साल की शुरुआत में अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा का हिंदुस्तान दौरा और साल के आखिर में अपने पाकिस्तान दौरे से लोगों को चौंकाया है। साल के आखिर हफ्ते में उनके पाकिस्तान दौरे से पूरा सियासी लब्बुलुआब बदल गया है। बिहार की हार और उसके बाद कई ज़िमनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के खराब मजाहरे से ध्यान हटाना जरूरी था, तो व्यापम से लेकर ललित गेट और डीडीसीए तक की बदउनवानी के इल्जामात से भी लोगों का ध्यान हटाना था। इस लिहाज से मोदी के पाकिस्तान दौरे को मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, लेकिन उनको मुखालिफिन ऐसे मिले हैं जो आसानी से अवाम का ध्यान इधर उधर नहीं होने देंगे। उनके पाकिस्तान दौरे से बने माहौल की हवा अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने 3 दिन में बिगाड़ दी है। फिर एक बार डीडीसीए पर फोकस है और इक्तसादियात के हालात को लेकर बहस है। अवाम का मूड कैसे बदला है इसे 2014 और 2015 के इंतखाबी नताइज से समझा जा सकता है। 2014 में आम इंतखाबात जीतने के बाद बीजेपी मोदी की कुलहिंद सतह की हवा के दम पर 4 सूबों में जीती। 2015 में जब दिल्ली में उसे हार मिली तो माना गया कि ये एक इंसिडेंस है, लेकिन वो हार इंसिडेंस नहीं था। इसे बिहार ने यकीनी बनाया। इसलिए इससे बीजेपी को आवाम के मूड का अंदाजा मिल जाना चाहिए। आवाम अपनी खोल में दुबकी नहीं है। वो चाहती है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे। उसे मोदी पर अब भी यकीन है, लेकिन नए साल में इस यकीन पर खरा उतरना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद 2015 के आखिरी दिन में जनमानस के जमीनी मूड पर चर्चा करेंगे।
भारत की जनता के मूड के नाते 2014 और 2015 अविस्मरणीय वर्ष माने जाएंगे। सन 2015 में भारत के लोगों ने जो अनुभव किया है उसका दायरा बहुत फैला हुआ है। बुनियादी सवाल है कि वर्ष के आखिर में दिसंबर के महीने भारत की राजनीति में जो हंगामे हुए उसकी छाप कितनी गहरी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, 2015 के आज आखिरी दिन में अगर हम नीचे के स्तर पर मतलब जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाकों में उसमें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं बुनियादी तौर पर, क्या वहां लोगों में क्या सोच है? मौजूदा राजनीतिक हालातों, सियासी मूड लोगों का क्या है? देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे व्यास जी, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बरकरार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक व्यक्तित्व के तौर पर पूरे देश में ग्रास रूट लेवल पर भी साधारण से साधारण आदमी भी ये मानता है कि मोदी की टक्कर का नेता देश में इस समय नहीं है किसी भी दल के पास। पर कुछ मोदी से अपेक्षाएं ज्यादा रही हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा लोगों को समझबाग दिखाए थे और एक बड़े बदलाव का संकेत दिया था। तो लोग तेजी से बदलाव चाहते हैं। हालांकि कोई मोदी के कामकाज में नकारात्मक बात नहीं देख रहा है, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार का उनकी सरकार पर आरोप नहीं है, कहीं मोदी ने कोई खराब काम किया हो ऐसा भी नहीं है। पर विकास की गति थोड़ी सुस्त है, लोग ऐसा मानकर महसूस कर रहे हैं। पर अगर मोदी के सरकार के कामकाज की बात करें या मोदी के व्यक्तित्व की बात करें या मोदी के अब तक के प्रदर्शन की बात करें, नहीं, ये नहीं कर, नरेंद्र मोदी नहीं करें, देश का सियासी मूड, लोगों में सियासी सोच क्या, स्थानीय मुद्दे हावी हो गए या 2014 में जैसे एक चेहरा था नरेंद्र मोदी का उससे भटकाव हुआ है? मतलब जमीनी आज अगर वोट देने की नौबत आए तो लोग क्या सोचेंगे? छोटे मुद्दे छोड़ेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे सोचेंगे? नहीं, उसमें समस्या है व्यास जी। देखिए, उसको तो आप नकार नहीं सकते। जब नरेंद्र मोदी का चुनाव हुआ था, वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव था और मोदी खुद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। तो जब ये तय होता है कि दिल्ली में बीजेपी हार गई या बिहार में हार गई, तो मैं ये नहीं मानता कि ये पूरी तरह मोदी की हार है, क्योंकि मोदी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे थे। बीजेपी जो है उसमें तमाम नेता हैं और हर प्रदेश की अपनी हकीकत है। नहीं, प्रदेश में नहीं, एक आम आदमी के नाते जो मुद्दे हैं कि आर्थिक बदहाली है, महंगाई है, बेरोजगारी है या विदेश कोई भी पाकिस्तान से यात्रा, इन सारी बातों का, इन मुद्दों का क्या असर हो रहा है? मुद्दों पर क्या चर्चा है? देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है व्यास जी, बेरोजगारी के फ्रंट पर पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है। मतलब नौजवान को लेकर वैसी सोच है, अभी भी वही है या चेंज कुछ? लेकिन लोगों को लग रहा है कि मोदी कर रहे हैं। लोग अभी उतने निराश नहीं है। जो जिस स्तर पर पूरे दुनिया के देशों में घूम घूम कर मोदी ने अपनी और देश की दोनों की शान बढ़ाई है और एक मान बढ़ाया है, उससे लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। मतलब ये माना जाए कि 2015 के अंत में, दिसंबर के आज के इस आखिरी दिन में, ये है कि उनकी विदेश नीति, उनकी कूटनीति की छाप है 100%। जो पाकिस्तान में जो उन्होंने किया है अफगानिस्तान से लौटते हुए, इससे तो हर कोई दंग रह गया और लोगों ने हर स्तर पर, गांव में गरीब मजदूर किसी से आप पूछ लीजिए, सब लोग कहते हैं करामाती नेता है नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब ये कि इस यात्रा की खबर बहुत दूर तक, अंदर तक गई और उसका एक पॉजिटिव इमेज गई, ये हकीकत है। हकीकत ये कि जाके नरेंद्र मोदी, जिस पर आरोप था कि मुस्लिम विरोधी है, या वो नवाज शरीफ के घर गए, उनकी मां के पैर छुए, और जिस तरह का जो पाकिस्तान को हम लोग मानते हैं, बात क्यों नहीं करते, दुश्मन मानते हैं, ये एक मिथ को तोड़ा मोदी ने और ये दिखाया कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। ये तो जो उस नाते ये कि दिसंबर खत्म होते हुए 2015 की जो तमाम बातें थी उससे ये कूटनीतिक दाव मतलब कवर हो गया, ढक गया। दूसरी व्यास जी, जो मोदी से निराशा है लोगों को, मैं बताता हूं आपको। देखिए, बहुत सारे लोग इस देश के जमीन जायदाद के धंधे से जुड़ गए थे और उसमें काला धन यूपीए सरकार के समय में बड़ी तादाद में खप रहा था। तो जो जमीन था, रियल एस्टेट था, उसमें बहुत ज्यादा बूम आ गया था, अनएक्सपेक्टेड था वो चूंकि मोदी सरकार के आने के बाद काले धन का प्रभाव सरकारी कामकाज में भी बड़े पैमाने पर, जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ वाला था, वो समाप्त हुआ। इसको हर कोई मानता है और इसके कारण जमीन जायदाद में मंदी आई है। तो जो जमीन जायदाद से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक निराशा का माहौल पैदा करते हैं कि मोदी ने तो मार दिया, मोदी ने तो मार दिया। मोदी ने क्या मार दिया? आप अगर ये उम्मीद करे थे 1 लाख की जमीन ली, वो 10 लाख की हो जाएगी 1 साल में, तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात। मतलब उस नाते एक तरह से जमीन पर सारे लोग भी जो मतलब वोकल, जो मुखर लोग थे, वो जमीन पर उतरे हुए, उस कारण निराशा है। वो कारण माहौल बनाते हैं कि भाई मोदी ने मरवा दिया, जमीन के दाम नहीं बढ़ रहे, फ्लैट नहीं बिक रहा। ये सब तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। अदरवाइज लेकिन कुल मिलाकर, जैसे उत्तर प्रदेश से आप है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी नरेंद्र मोदी का ब्रांड प्रभावी है, 100% प्रभावी है, क्योंकि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की टक्कर का नेता नहीं है। ये बात अलग है कि जातीय समीकरण अपने अलग होते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव नहीं होता। मान लो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे तो ग्राउंड रियलिटी है कि वहां मोदी चीफ मिनिस्टर बनने नहीं जा रहे। उस नाते पूरे साल के अंदर भले बिहार, दिल्ली तमाम ये झटके हो, उसके बावजूद
वर्ष के आखिर या पूरा वर्ष का लबोलुआब ये है कि इमेज के नाते नरेंद्र मोदी अभी जस की तरह से नरेंद्र मोदी राजनीतिक मूड देश का ज्यादा बदला नहीं है व्यास जी। और नरेंद्र मोदी जो है ना, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी, उनकी लोकप्रियता, उनका तौर तरीका, उनकी राजनीति, उनकी विदेश नीति, उनकी नीतियां जो वो देश में भी कर रहे हैं, और एक सब लोगों को लगता है कि मोदी मेहनत कर रहे हैं, वो अथक परिश्रम कर रहे हैं। पॉजिटिव एक बहुत बड़ा वो अभी है। छवि जो है वो लगातार सकारात्मक बनी हुई है, उनकी छवि में कोई दाग नहीं आया, कोई नकारात्मक बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि लोग ये समझते हैं कि मान लो राज्यों में मोदी की टक्कर का नेतृत्व, तो बीजेपी में अगर उत्तर प्रदेश में वैसा नेता नहीं है तो कहीं ना कहीं चुनाव में आपको वैसे नेता पैदा करने पड़ेंगे। तो राज्य विधानसभा के चुनाव से उसको अगर आप कंपेयर न करें तो कल अगर देश में लोकसभा का चुनाव हो तो मुझे लगता है फिर मोदी वैसे ही अभिजीत नेता के तौर पर सामने होंगे जैसे वो 2014 में नजर आए। मतलब ये कि 2014 के मुकाबले में 2015 के अंत में आप कोई फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए व्यास जी, मोदी की लोकप्रियता में तो मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। ना मोदी की जो छवि है, ना मोदी का जो कामकाज करने का तरीका है, ना मोदी का जो पूरा ओवरऑल एक रणनीति है। विपक्ष खड़ा नहीं हो पाया, क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हो नहीं पाई। कहाँ हो पा रही हैं? लोगों की धारणा के स्तर पर बात कर रहा हूं। कोई क्षेत्रीय पार्टियां है ही नहीं व्यास जी, कहाँ खड़ी हो पा रही हैं? बिहार का एक आप छोड़ दीजिए या दिल्ली का छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में आज आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं खड़ा करने की, मतलब सपा बसपा मिलते नहीं है। उसके अलावा नीतीश कुमार कहते हैं हम जाके अजीत सिंह से तालमेल करेंगे, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या मतलब होगा। तो ये सब बातें जो है व्यर्थ की बातें हैं। वो चुनाव में किस तरह का क्या ऊंट करवट लेगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, कौन नेता होगा, क्या मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन जहां तक मोदी का सवाल है या जो वो चेहरा, वो राजनीतिक बहसबाजी के अंदर, चर्चाओं के अंदर वो चेहरा अभी भी हावी है, और बाकी जो मुद्दे हैं, मुद्दे अभी हावी नहीं हुए। मुद्दे मोदी के विरुद्ध कोई मुद्दा नहीं है। एकमात्र जो अपेक्षा है लोगों को वो ये है कि थोड़ा रोजगार के फ्रंट पर तेजी आए, तो मोदी की लोकप्रियता और साख जो की तो अक्षुण्ण रहने वाली है। अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आप सभी को मेरी और मेरी टीम की तरफ से नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ ट्विटर और फेसबुक/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।